हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, एमपी बोर्ड में 17 से लेके 20 क्वेश्चन तक 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इनका एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। हमें प्लेसेंटा के क्या करने हैं, फंक्शन बताने हैं। तो प्लेसेंटा के पहले आपको बता दूं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा एक टेम्पररी कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी कनेक्शन है। अगर टेम्पररी कनेक्शन किसके बीच में होता है? ये मदर और फीटस के बीच में एक टेम्पररी कनेक्शन होता है। इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ये मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड को क्या देता है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देता है। और फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड को क्या देता है? वेस्ट देता है। रिमूवल क्या किस चीज का कराता है? वेस्ट का रिमूवल कराता है। अब जो प्लेसेंटा है, ये कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। उन हार्मोन का नाम है आपका एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और पुरुष। पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी ठीक है। एंड वेस्ट मटेरियल बिटवीन बिटवीन मैटरनल ब्लड और फीटल। ठीक है। अब ये जो चार टाइप के हार्मोन भी सीक्रेट करता है। अब इसमें एचसीजी क्या होता है? एचसीजी, एचसीजी होता है आपका ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडो गुनेडोट्रोपिन। ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडोट्रोपिन। और एचपीएल होता है आपका एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोज लैक्टो। सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर कहता है व्हाट इज मेनोपॉज। की मेनोपॉज कहते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। या सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो नोन एज मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज है, उसका क्या हो जाता है? उसका एंड हो जाता है। क्योंकि जो ओवरीज की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है। और ये 40 से 50 ईयर्स के बीच में होता है फीमेल। ठीक है। Menopause is the natural stoppage of the menstrual cycle in females, usually around age of 45 to 50 years. It occurs due to reduced activity of ovaries and mark the end of reproductive phase. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो डिवाइड करते हैं और आगे चल के आपके नए सेल बनाते हैं। अलग अलग टाइप के डिफरेंट सेल बनाते हैं। वो बनाते हैं आपके ब्लड सेल, मसल सेल और नर्व सेल। ठीक। फोर्थ है जोना पैलिसुडा। कि जोना पैलिसुडा क्या होती है? तो जोना पैलिसुडा एग के ऊपर एक थिन लेयर होती है। एग के ऊपर क्या होती है? थिन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं जोना पैलिसुडा। अब जो ये जोना पैलिसुडा है वो हेल्प किसमें करती है? ये हेल्प करती है आपकी फर्टिलाइजेशन में और करती है एंड प्रोटेक्शन। फर्टिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ क्लियर लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। एक स्पर्म का डायग्राम है और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये जो आपके सामने डायग्राम है, पहला डायग्राम है स्पर्म का। ये किसका डायग्राम है? ये है स्पर्म। ठीक। स्पर्म में फर्स्ट आता है आपका हेड। इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, हेड, नेक और टेल। ठीक। हेड में आती है सबसे पहले आपकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आते हैं आपके एक्रोसोम। एक्रोसोम में आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब इसी हेड में आपका न्यूक्लियस होता है जो क्रोमोसोम मटेरियल को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है। फिर आता है आपका नेक रीजन। अब नेक रीजन में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया किसको एनर्जी देते हैं? ये एनर्जी देते हैं टेल को स्विम करने के लिए। ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी में। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी में देखते हैं, पहले आते हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल बाद में डेवलप होकर बनाते हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल बाद में डेवलप होकर बनाता है आपके ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो वो निकालता है सेकेंडरी oocyte, जिसी को हम बोलते हैं एग और ओवम। इसको हम क्या बोलते हैं? एग और
और इसने सेकेंडरी ऊतक तो निकाल दिया। अब बचा हुआ जो ग्राफीन फॉलिकल है वो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म। और यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किसमें मदद करता है, ये मदद करता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट इट्स एप्लीकेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किसने करी थी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप करी थी आपकी एलेक जेफरी, एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक डीएनए सीक्वेंस। तो ह्यूमंस में 99.9% ह्यूमन जीनोम कैसा होता है, सेम होता है। ओनली 0.1% क्या होता है, डिफरेंट का। इसी को हम बोलते हैं, इसी डिफरेंट पार्ट को हम बोलते हैं वीएनटीआर। वीएनटीआर क्या होता है, वीएनटीआर इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसका दूसरा नाम इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, भी इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। हर इंडिविजुअल में वीएनटीआर की सीक्वेंस क्या होगा, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे अगर एटीजीसी है, एटीजीसी एटीजीसी किसी आदमी में ये 5 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 10 बार रिपीट हो रहा है, तो इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है, अलग अलग होता है। तो दीज डिफरेंट पार्ट्स आर कॉल्ड वीएनटीआर और सैटेलाइट डीएनए। वीएनटीआर रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन नॉन कोडिंग डीएनए, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड यूनिक टू एवरी पर्सन। ये पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं और वीएनटीआर हर पर्सन में क्या होता है, यूनिक होते हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस उनमें ये सेम होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे फॉरेंसिक साइंस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। और कंजर्वेशन बायोलॉजी में या जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडी करने में भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। फिर है हमारा एवोल्यूशन की स्टडी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका टू वेरीफाई इमिग्रेंट्स और आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। इमिग्रेंट और मिसिंग पर्सन की आइडेंटिफिकेशन में भी हम किसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल एंड राइट इट्स सेलिंग फीचर। ठीक है, तो वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स का ये स्ट्रक्चर दिया था, ये डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको बताऊं डीएनए क्या होता है। डीएनए होता है आपका डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ठीक, ये किसका होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का। ये बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स, अभी न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स 3 पार्ट मिलके बने होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका शुगर, सेकेंड है आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड पार्ट है आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो होते हैं आपके एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब जो एडेनिन थाइमिन है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, और जो गुआनिन और साइटोसिन है वो आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अब जो डबल हेलिक्स मॉडल की जो बैकबोन होती है, जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें बैकबोन कौन होता है, वो होता है आपके शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है।
और नाइट्रोजन बेस अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड की एंटी पैरेलल होती है। अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो जो उसके एंटी पैरेलल वाली स्ट्रैंड होगी उसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। और एक हेलिक्स के टर्न के जो साइज होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, जैसा मैंने बताया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। दोनों स्ट्रैंड कैसी हैं? एंटी पैरेलल। अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी कैसी होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम। और उनकी जो बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, जो कहाँ होती है? बाहर होती है। और नाइट्रोजन बेस कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। अब देखेंगे कि शुगर फॉस्फेट कहाँ है? बाहर है। और नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ये अंदर की तरफ होते हैं, ठीक। अब एडेनिन पेयर विद थाइमिन, क्या आप ध्यान रखिएगा कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन और गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। ये क्या है? ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और guanine pair with cytosine by 3 hydrogen bonds. A one complete turn of DNA helix is 3.4 nanometer long and contain 10 base pair, ठीक है। और दो एडजस्टेंट बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 0.34 नैनोमीटर। और एक पूरे डीएनए डबल हेलिक्स का डायमीटर होता है आपका 2 नैनोमीटर। ये कुछ फीचर्स हैं डीएनए डबल हेलिक्स के, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट अबाउट एड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट इसमें पैथोजन ऑफ एड्स। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं आपके पैथोजन। पैथोजन आता है आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज, सेकंड, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला पूछ रहा है कि एड्स का पैथोजन कौन है? तो एड्स एक वायरस होता है, वायरस का नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। पहले बता दूं कि एड्स का फुल फॉर्म होती है आपकी, एड्स फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अभी किससे होता है? ये होता है आपका एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब एचआईवी जो वायरस है वो कैसा वायरस है? एचआईवी एक रेट्रो वायरस है, मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो किसका बना हुआ? वो एक आरएनए का बना हुआ। एचआईवी कैसा वायरस है? एचआईवी आपका एक आरएनए वायरस, आरएनए वायरस है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल किसका बना है? आरएनए का। और उसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए के बनने को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स हो गया ना, डीएनए से आरएनए बना था पहले, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए बनना है, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये तो होगा हमारा पैथोजन। तो पैथोजन कौन है? पैथोजन आपका एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी कैसा है? एचआईवी एक आरएनए वायरस है और उसके पास क्या है? एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। अब एड्स का हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है कि एड्स को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे उसका पता लगा सकते हैं। तो उसके दो टेस्ट हैं, ठीक है। आपका एलिसा, जिसको फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड, ये कॉमन यूज होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसका है? एड्स का कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो फिर हम करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कॉजेज बताने हैं और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बताना है एड्स का। तो एड्स कैसा होता है? एड्स स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एड्स हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड
जो एड्स से इन्फेक्ट है या उसके ऐसे ब्लड प्रोडक्ट्स को आपके पास उसका आपको ट्रांसफ्यूज हो जाए तो आपको एड्स हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड निडल्स सिरिंजेस का भी शेयर करेंगे तो अभी आपको एड्स हो सकता है। इट कैन ऑल्सो पास फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बर्थ और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। अगर मदर क्या है, मदर एड्स इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड को भी एड्स हो सकता है। कब कब हो सकता है? प्रेगनेंसी में हो सकता है, बर्थ के टाइम पे हो सकता है और ब्रेस्ट मिल्क की फीडिंग के टाइम पे भी हो सकता है। अब एड्स के प्रिवेंशन क्या क्या है? अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यूज ओनली डिस्पोजेबल स्टेरिलाइज्ड नीडल एंड सिरिंजेस। ऐसी नीडल्स और सिरिंजेस का यूज करना है जो इन्फेक्टेड ना हो। ब्लड शुड बी यूज ओनली आफ्टर HIV टेस्टिंग। डू नॉट शेयर रेजर नीडल्स ब्लड कंटेमिनेटेड थिंग्स। लास्ट है HIV पॉजिटिव मदर शुड बी टेक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस टू प्रोटेक्ट द बेबी। जो मदर HIV पॉजिटिव है उसको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेनी है ताकि बच्चे को HIV ना हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के ओन सेल मतलब खुद के सेल पे क्या कर देता है, उनको उन पे अटैक करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी ओन सेल और टिश्यू बाय मिस्टेक। ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है विंडो सिंड्रोम। विंडो सिंड्रोम वो चीजें होती हैं जैसे अगर कोई एक आदमी है जिसने ड्रग्स और अल्कोहल लेना अचानक से बंद कर दिया तो जो सिम्टम निकलेंगे उनको हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, तो विड्रॉल सिंड्रोम अकर व्हेन अ पर्सन सडनली स्टॉप टेकिंग द ड्रग और अल्कोहल आफ्टर एडिक्शन। इसके सिम्टम क्या क्या है? एंजाइटी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है और इरिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो इसके इफेक्ट है मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेल्थ क्या हो सकती है? डिटोरिएट हो सकती है, हेल्थ भी क्या हो सकती है? डिटोरिएट हो सकती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज और वर्क और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है और सोशल प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब अल्कोहल और ड्रग अब्यूज को कैसे कंट्रोल किया, उसके प्रिवेंशन। तो हमें पीयर प्रेशर को क्या करना है, हमें एक बैड पीयर प्रेशर को क्या करना है, अवॉइड करना है। प्रॉपर एजुकेशन और काउंसलिंग लेनी है। ठीक है, हेल्प से लेनी है, पेरेंट्स से हेल्प लेनी है, टीचर से हेल्प लेनी है, डॉक्टर से हेल्प लेनी है। ठीक, अब वो एक्सपेरिमेंटिंग क्या करनी है, ड्रग और अल्कोहल की क्या एक्सपेरिमेंटिंग हमें अवॉइड करनी है। और यूज ऑफ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। जो आदमी ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहल एडिक्ट है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का प्रॉपर यूज हो, उनकी जो इंडिविजुअल है उसकी रिकवरी भी क्या हो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज जीन थेरेपी, राइट परमानेंट क्योर ऑफ एडिनोसाइन डी अमाइनेज डिफिशिएंसी। तो जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम जेनेटिक डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं बाय इंसर्टिंग अ नॉर्मल फंक्शन जीन इनटू अ सेल। ठीक है, तो जीन थेरेपी इज अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीज बाय इंसर्टिंग नॉर्मल फंक्शनल जीन इनटू द सेल ऑफ अ पर्सन टू रिप्लेस और करेक्ट द डिफेक्टिव जीन। सेकंड पार्ट हमसे ये कहता है इसमें कि हमें परमानेंट क्योर बताना है एडीए डिफिशियंसी का। ठीक, मैं बताता हूँ जो एडीए डिफिशियंसी है, एडीए डिफिशियंसी है, सबसे पहले जो जीन थेरेपी दी गई थी वो इसी डिफिशियंसी की दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले इसी की जीन थेरेपी दी गई थी। तो परमानेंट क्योर ऑफ एडिनोसाइन डीएमआईएनए डिफिशियंसी कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग द फंक्शनल एडीए जीन। अगर हम एक फंक्शनल अगर हम एक फंक्शनल एडीए जीन ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, बोन मैरो में। इसमें ट्रांसफर कर देते हैं बोन मैरो में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट अर्ली
एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ अ चाइल्ड, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एडीए डेफिशिएंसी क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट पार्ट है बीटी कॉटन प्रोड्यूस protein crystal during its growth stage. This protein crystal do not kill the bacillus bacteria in spite of kill specific insect by। तो जो बीटी कॉटन है वो एक जीन कंटेन करता है। किससे जीन कंटेन करता है, बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो निकालता है एक बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन पर जो बीटी टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है बैसिलस thuringiensis में। पर जब कोई इंसेक्ट इसको खाता है तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है ड्यू टू एल्कलिन पीएच ऑफ दैट इंसेक्ट। उससे क्या होती है, उसके सेल में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, और फाइनली इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। तो बीटी कॉटन कंटेन अ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis विच प्रोड्यूस क्या करता है, बीटी टॉक्सिन एस इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल। दीज क्रिस्टल डू नॉट हार्म द बैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि इनएक्टिव होते हैं। Because the toxin is present in inactive protoxin from inside it, from inside it. When a specific insect eat, when a specific insect eat, the plant, the alkaline medium of, अगर इंसेक्ट की, जब इंसेक्ट इसको खा लेता है तो इंसेक्ट की एल्कलीन, गट की जो एल्कलीन पीएच है, गट की ड्यू टू, समझ लेते हैं, ड्यू टू एल्कलीन पीएच ऑफ गट। तो जो इनएक्टिवेटेड प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिवेटेड प्रोटॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक एक्टिव टॉक्सिन में, एक एक्टिव टॉक्सिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट की जो मिडगट होती है, इंसेक्ट की मिडगट हो जाती है, उसमें क्या होता है, पोर्स हो जाते हैं, उसकी सेल स्वेल हो जाती है, सेल में स्वेलिंग हो जाती है, सेल स्वेल, और लाइसिस हो जाती है। क्या होती है, लाइसिस। सेल उसके क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, और फाइनली इंसेक्ट क्या होता है, मर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट्स बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। ठीक। पहला क्वेश्चन से पूछता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है। तो ऐसे एनिमल जिनके डीएनए में हमने मैनिपुलेट करा हो, जिनके डीएनए में मैनिपुलेट करा हो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन। अगर हमने किसी एनिमल के डीएनए पे मैनिपुलेट करके एक फॉरेन जीन डाल दी उसके जीनोम में, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Transgenic animals are animals whose DNA has been changed by introducing a useful foreign gene into their genome. This gene become part of their body cell and pass to offspring. हमने डाल दी, अब यही जीन उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में क्या होगी, पास होती जाएगी। अब हम इसको व्हाई आर दे प्रोड्यूस और बेनिफिट टू ह्यूमन। तो फर्स्ट है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। इसको हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी के लिए भी यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी में यूज करते हैं। देयर साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ जीन कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी फंक्शन। टू स्टडी डिजीज, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं डिजीज की स्टडी में, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल से हम यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसका यूज हम एम्फाइसिमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। एम्फाइसिमा में ट्रीट करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। फॉर वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग, हम वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है। दे आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन बिफोर यूजिंग देम इन ह्यूमंस। लास्ट हमारे पास फॉर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प टू चेक वेदर अ केमिकल इज हार्मफुल और टॉक्सिक। जैसे हमने कोई केमिकल बनाया तो उसका पहले हम टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल पे करेंगे, क्योंकि हमें ये पता लगाना है क्या ये केमिकल हार्मफुल या टॉक्सिक तो नहीं है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर रिसर्च, डिजीज स्टडी, मेडिसिन प्रोडक्शन और सेफ्टी टेस्टिंग विच बेनिफिट ह्यूमंस। तो यहाँ हमारा 2026 का
बोर्ड पेपर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे।